प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय भरोड़ अलवर से आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष यानी कि बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का जो महत्वपूर्ण विषय है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, उसके कारण और प्रवृत्तियाँ, उसका अध्ययन करेंगे। जानकारी के हिसाब से और विषय प्रवेश के हिसाब से तथा भारत के बारे में, भारत की आज़ादी की शुरुआत किस प्रकार से हुई है या भारत में जो अंग्रेज़ों ने अपने पैर जमाए थे वो किस प्रकार से जमाए और ये सिलसिला किस प्रकार से शुरू हुआ और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कारण रहे, क्या प्रवृत्तियाँ रहीं, उस संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। 16वीं शताब्दी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था। और अनेक यूरोपीय देश इसमें से व्यापार करने के लिए लालायित रहते थे। भारत एक तरह से सोने की चिड़िया जैसा ही था। भारत सोने की चिड़िया था। इस बात की पुष्टि के लिए हमें और इतिहास के और गर्भ में जाना पड़ेगा, क्योंकि तत्कालीन समय में भारत एक भारतवर्ष था, ये विशाल था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आदि की जो सीमाएं थी वो लगभग भारत देश में एक सी थी। उस समय भारत को जो वर्तमान में वायु मार्ग, जल मार्ग से यात्रा करते हैं या व्यापार करते हैं, उसकी बजाय थल मार्ग था और सुदूर पूर्व के देश और इस्लामिक देश, इसके अतिरिक्त चीन और अन्य देशों से भरपूर मात्रा में व्यापार होता था और अक्सर विदेशी जो देश हैं वो भारत में व्यापार करना पसंद करते थे। तो संभवतः उसमें भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में पुर्तगाल, डच और फ्रेंच और अंत अंग्रेज़ों ने व्यापार किया। आरंभ में पुर्तगाल का जो व्यापार था भारत से हुआ करता था और पंद्रह में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो गया, जिसके कारण पुर्तगाल को भारी क्षतिपूर्ति हुई और व्यापार में काफ़ी बाधा उत्पन्न हुई। उसके बाद कहा जाता है कि पुर्तगाल और मुसलमानों में एक कट्टरता थी, एक शत्रुता थी, जिसके कारण तात्कालिक जो सम्राट थे भारत के, शाहजहाँ, उन्होंने पुर्तगाल की रही सही शक्ति को भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार पुर्तगाल का व्यापार भारत से लुप्त हो गया। उसके बाद इंग्लैंड ने भारत में व्यापार में अपने पैर जमाए और ये व्यापार करने लगे। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्रदान कर दिया इंग्लैंड की साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने। इस प्रकार से इंग्लैंड और डच हॉलैंड में भारत से व्यापार करने के लिए घमासान आरंभ हो गया। इन दोनों के बीच लगभग 3 युद्ध हुए। अंतिम युद्ध में 22 जनवरी 1760 में इंग्लैंड ने हॉलैंड को पराजित कर दिया और इस प्रकार से भारत पर एक छत्र व्यापारिक दृष्टि से व्यापार करने लगे। हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के कारण प्रवृत्तियों की। तो इसी संदर्भ में आगे 1857 का जो विद्रोह की क्रांति थी, 19वीं शताब्दी का समस्त काल ही भारत के राष्ट्रीयता के जन्म का काल कहा जाता है। वस्तुतः 18वीं 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक थे वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अक्सर हम जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो 1885 की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वहाँ से करते हैं, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक ऐसी संस्थाएं थी जिनकी बदौलत हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक पहुँचे, इसलिए उनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। इस काल में देश के विभिन्न भागों में अनेक राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ जिनको विद्यार्थियों को ध्यान होना चाहिए, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1869 में, ईस्ट इंडिया लीग 1875 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा 1881 में
ये सारे संगठन अस्तित्व में आए। इन सारे संगठनों की बदौलत ही हम आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिशा में बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी वो आरंभिक इन संगठनों की ही देन थी, क्योंकि इन संगठनों के माध्यम से ही भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर पुरजोर जोर दिया जाने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 4 चरणों में रखकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला 1800 से 1885 तक, दूसरा 1885 से 1905 तक, तीसरा 1905 से 1919 तक और चौथा 1919 से 1947 तक। पहले चरण की हम बात करते हैं। 1800 से 1885 तक का प्रथम चरण। 1857 क्रांति कोई आकस्मिकता का परिणाम नहीं थी, वरन ये जन असंतोष का परिणाम थी। यह संतोष धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावनाओं के उदय का कारण बना। 1800 से 1885 तक राष्ट्रीय चेतना की अनेक प्रवृत्तियाँ रही, इसके अनेक कारण उत्तरदायी हैं। हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और सामाजिक तथा धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण पे आते हैं। राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अंग्रेजों से पूर्व भारत में अनेक छोटे छोटे खंडों राज्यों में विभाजित था। प्रथम बार भारत में अंग्रेजों ने एक सा कानून बनाया, एक सी न्याय व्यवस्था की स्थापना की। अखिल भारतीय सेवाओं ने प्रशासनिक एकता को उत्पन्न किया। इसी राजनीतिक एकता की बुनियाद पर भारत की राष्ट्रीय एकता निर्मित हुई, जबकि ब्रिटिश शासन का ये उद्देश्य नहीं था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया। दूसरा हम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन पर जाते हैं। देखिए, आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक और सामाजिक अनेक आंदोलन हुए। धार्मिक पुनरुत्थान, सामाजिक जागृति, भारत के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धाभाव के कारण ही राष्ट्रीयता की प्रेरणा मिली। डॉक्टर जकारिया ने अपनी पुस्तक रिनेसेंट इंडिया में अनेक सामाजिक और धार्मिक कारण बताए हैं। सबसे पहला ब्रह्म समाज, जैसे कि आप सभी को पता है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो था सती प्रथा का अंत, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, स्त्रियों का उद्धार, पाखंडों का प्रबल विरोध करने के साथ साथ देशवासियों में राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष आदि इसका उद्देश्य था। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की। इसने इस्लामिक और ईसाइयत संस्कृति की सभ्यता के जादू और मिथक को तोड़ा। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा कि स्वदेशी राज्य चाहे वो कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। उन्होंने नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो, अर्थात प्रकृति की ओर लौटो। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जी ने का इसमें काफ़ी योगदान रहा है। उनका कहना है कि कृष्ण, हरि, राम, ईसा, अल्लाह सब एक है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में नवीन धर्म संसद सभा में हिंदू धर्म को महत्ता सिद्ध की। वे बंगाल के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन और आध्यात्मिक पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को इस प्रकार से परिभाषित किया कि भारतीयों में एक चेतना जागृत हुई, भारतीयों में अपने धर्म के प्रति आस्था जागृत हुई और उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। इसके साथ साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1875 में अमेरिका में बनी थी, इसके संस्थापक थे मैडम HP ब्लावेट्स्की और कर्नल MS ओलकोट। 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अडियार नामक स्थल पर बनाया था। इस समाज के अनुयायी ईश्वरीय इच्छा, ज्ञान, आत्मिक
हर्षोन्माद अंतर्ज्ञान द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और सांख्य और उपनिषद द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते थे। देखिए शब्द जो आ रहे हैं अंतर्ज्ञान, पुनर्जन्म, सांख्य, उपनिषद, ये प्राचीन भारतीय संस्कृति के माइलस्टोन हैं, मील के पत्थर हैं। जब आप भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जानने का प्रयास करोगे तो इनके माध्यम से हम उन्हें जान सकते हैं। ये शब्द मात्र है किंतु शब्द मात्र नहीं है, इनमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इनका विश्वास आध्यात्मिक भ्रातृत्व में था। 1807 में अल्काट की मृत्यु के बाद मिसिस मैनी बेसेंट ने 1847 से 1933 में इनकी अध्यक्षा बनी। वे भारतीय विचार और संस्कृति से भली भांति परिचित थी। वो वेदांती थी। धीरे धीरे वे हिंदू हो गई। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी उनकी देखरेख में हिंदू पुनर्जागरण का आंदोलन बन गई। अन्य आंदोलन भी इसके उसमें हैं, जैसे राष्ट्रीय चेतना की जागृति में रानाडे की विडो रिमेरीज एसोसिएशन यानी कि विधवा पुनर्विवाह संघ। उसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई, जिसके माध्यम से भी भारत में जन चेतना का प्रसार हुआ। अनेक विदेशी विचारकों जिसमें मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रोथ, जेकोबी, कोलब्रुक इत्यादि यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इससे भारतीयों में इस भावना का उदय हुआ कि उनका साहित्य और संस्कृति किसी भी दृष्टि से यूरोपियन संस्कृति से कमतर नहीं है। इस प्रकार भारतीयों में जन चेतना का विकास होता गया।